Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of newspaper analysis. Today we will discuss the important themes which are given in Indian Express newspaper. तो आइए सबसे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट थीम्स है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट आज न्यूज़ दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे जो फर्स्ट आपको इम्पोर्टेंट थीम्स में है वो मुल्ला पेरियार डैम है। तो हम लोग मुल्ला पेरियार डैम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये आपको कहाँ स्थित है, ये मतलब कौन से आपको स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये आपको केरला में प्रेजेंट है। हम लोग देखेंगे कि ये केरला में प्रेजेंट है और क्या इश्यूज़ है मुल्ला पेरियार डैम से। और ये तमिलनाडु स्टेट यहाँ पे केरला में प्रेजेंट है और तमिलनाडु और केरला के बीच में ये एक मतलब आपको इशू है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। तो हम लोग देखेंगे क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और कहाँ प्रेजेंट है और किस स्टेट को यहाँ से वाटर मिल रहा है, किस स्टेट का क्या राइट है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा थीम है इंपॉर्टेंट वो है प्रियम्बल सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसके बारे में दिया गया प्रियम्बल क्या होता है, ये जो टॉपिक है ये आपने पढ़ा होगा अपना इंडियन लक्ष्मीकांत या अपना जो जीएस का जो पॉलिटी पेपर है, जो जीएस का गवर्नेंस पेपर, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होगा और उसके कितने प्रकार है, कितने टाइप्स है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो पीएमएलए केसेस होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ईडी को मतलब ईडी को बोला है कि आप जो ये केस लाते हैं पीएमएलए केस में, जो मतलब कितना भी आप जो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो आप मतलब केस अगर किसी पर फाइल करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर एक मतलब प्रोसीजर होना चाहिए, प्रॉपर पहले आप वेरीफाई कर लो उसके बाद कर ले। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो अगर जैसे आप 5,000 केस फाइल कर लो उसमें से 500 कन्विक्शन हो रहा है, तो मतलब एक क्या हो रहा है, रिसोर्स भी बर्बाद हो रहा है और जो सामने वालों को परेशानी भी हो रही है। तो उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आपको समझाया कि आप पीएमएलए केस अगर फाइल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो पीएमएलए केस से रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर है, क्या एक्ट है पीएमएलए, उसके अंदर कौन कौन सा मतलब रूल्स आता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जो फिर हमारा नेक्स्ट होगा वो विच हंटिंग एंड विच क्राफ्ट होगा। इसके बारे में भी यहाँ मतलब जो इकोनॉमिक अफेयर्स के जो चीफ इकोनॉमिक अफेयर्स तो उन्होंने लिखा है विच हंटिंग और विच क्राफ्ट के बारे में। तो विच हंटिंग और विच क्राफ्ट अभी भी बहुत सारे मतलब जगह पर ये प्रेजेंट है। खासकर अगर आप देखें जो डेवलपिंग कंट्री, जो लीस्ट डेवलप कंट्री है, वहाँ यह ज़्यादा होता है क्योंकि यह जो चलता है ये बिलीफ सिस्टम पर चलता है। ये जो आपको प्रीजुडिसेस होता है, सुपरस्टिशियस वैल्यू, सुपरस्टिशन जो बिलीव होता है, वो ब्लैक मैजिक, उसके कारण ये अभी भी आपको इलिटरेसी के कारण ये विच हंटिंग और विच क्राफ्ट अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो ये पहले तो जो मिडिल एजेस था, जो मेडिएवल इंडिया था, उसमें भी आपने देखा होगा इसके बारे में। और ये पहले यूरोप में ज़्यादा होता था। अभी भी अगर देखें डेवलप कंट्री में भी कहीं कहीं प्रेजेंट इसका फाइंड किया जाता है विच हंटिंग और विच क्राफ्ट का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अभी मतलब चर्चा में है विच हंटिंग और विच क्राफ्ट का, ये आपको और कभी कभी न्यूज़ में भी आपको ये आ जाता है कि कहीं पर यह केसेस आपको निकल के आया विच हंटिंग या विच क्राफ्ट का। इसके बारे में हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर टॉपिक होगा वो कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी। जो कोचिंग सेंटर का भी जो ट्रेजेडी हुआ था, इसमें 3 जो स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, तो उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। क्या मतलब प्रोसीजर होना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर किस तरह का काम नहीं हो रहा है, क्या एमसीडी का मतलब इश्यूज़ है, क्या मतलब जो नाला जो साफ सही से नहीं हो रहा। तो ये आपको देखेंगे, ये इस तरह का ट्रेजेडी आपको ऑफन मतलब लगातार न्यूज़ में बना रहता है। तो इसी पर कोचिंग सेंटर ट्रेजेडी पर मतलब एक आर्टिकल है, वो एक एडिटोरियल पेज है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल में वो लिखा गया है। वो जो 7th नंबर होगा वो हमारा न्यू टाइगर रिजर्व होगा। जो न्यू टाइगर रिजर्व अभी जो गवर्नमेंट ने आपको अनाउंस किया न्यू टाइगर रिजर्व, वो हम लोग देखेंगे। फिर जो एक नेक्स्ट होगा बीमस्टेक हुआ, है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक टॉपिक है बीमस्टेक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीमस्टेक क्या है, क्या मतलब जो इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या मतलब इसके अंदर आपको रूल्स और रेगुलेशंस है, तो वो हम लोग देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज में इन्वॉल्व है, वो देखेंगे। जो हमारा 9 टॉपिक होगा वो पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा। तो पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या है, क्या मतलब क्यों ये न्यूज़ में, वो हम लोग देखेंगे अच्छे से एक्सप्लेन सीरीज में। अगर फिर 10th नंबर पर देखें तो वेट कट इन ओलंपिक्स। आपने देखा होगा कि जो विनेश फोगाट थी, उन्होंने मतलब ओलंपिक्स का जो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ वेट के कारण मतलब बोला जाता है कि वेट से 150 ग्राम वेट ज़्यादा होने के कारण उनको ओलंपिक से मतलब निष्कासित कर दिया गया। उन्हें मतलब जो खेल होना था, जो लास्ट का जो होना था, इसमें मतलब बहुत सारा मतलब बोल सकते हैं उम्मीद था कि वो गोल्ड मेडल जीत जाएगी, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर उसे मतलब ओलंपिक से वहाँ निष्कासित कर दिया गया। तो ये हम देखेंगे कि वेट कट क्या होता है ओलंपिक्स में, किस कारण से उन्हें मतलब निकाला गया था।
तो ये आपको वेट कंट से, फिर जो 11th नंबर होगा ये बेली ब्रिज होगा। बेली ब्रिज क्या है, अभी जो वायनाड में आपको जो लैंड स्लाइडिंग हुआ, बहुत सारे उसमें जाने गए, आपको अभी तक तो 300 से ऊपर बोला जा रहा है कि मौत हो गई, उसके बाद बहुत सारे अभी मिसिंग्स भी हैं। तो वो बेली ब्रिज का क्या मतलब उसमें रोल रहा है, बेली ब्रिज क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं आज 11 टॉपिक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट आपको थीम्स है उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो पॉइंट वाइज ये टॉपिक्स बनाया। इसके आगे जो हम लोग देखेंगे पूरा एक्सप्लेन में हर एक टॉपिक को प्रॉपर आपको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो मुल्ला पेरियार डैम है। तो मुल्ला पेरियार डैम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो अगर देखें मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, तो मुल्ला पेरियार डैम इशू रीओपन्स ओल्ड वुंड्स बिटवीन एलाइज इमिनेंट डेंजर्स टू लाइफ। तो सबसे पहले मुल्ला पेरियार डैम्स आपको क्या है, तो अगर आप देख ले तो यह मुल्ला पेरियार डैम्स, तो यहाँ देख सकते हैं जो मुल्ला पेरियार डैम्स है, ये जो नदी है आपको जो मुल्ला पेरियार डैम्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुल्ला पेरियार डैम्स आपको यहाँ पर क्या है सिचुएटेड है। तो ये मुल्ला पेरियार डैम्स आपको क्या है यहाँ पर सिचुएटेड है इस पॉइंट पर। तो सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द मुलायार एंड पेरियार रिवर्स। तो इसलिए इसको मुल्ला पेरियार बोला जाता है, क्योंकि जो रिवर है आपको ये रिवर जो बोल रहे हैं ये मुल्ला और पेरियार दोनों के कन्फ्लुएंस पर ये आपको क्या है यहाँ पर सिचुएटेड है। इसे मुल्ला एक अलग रिवर और पेरियार एक अलग रिवर, दोनों के रिवर के कन्फ्लुएंस पर यहाँ से इसलिए मुल्ला पेरियार डैम बोला जाता है। यह डैम आपको पूरी लोकेटेड पूरा तरह जो लोकेशन है इस डैम का वो कहाँ है, केरला में। यह ध्यान रखना, ये पूरा लोकेशन आपका केरला में है। और ये जो बनाया गया था वो ब्रिटिश के समय बनाया गया था, लेट 1800 में बनाया गया था। उस समय प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर जो प्रेजेंट डे अभी केरला है वहाँ बनाया गया था। अब ब्रिटिश जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी को जो रूल करता था वो 999 ईयर लीज दिया था आपको, तो 999 ईयर लीज दिया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको हुआ, तो एग्रीमेंट तो दिया था कि जो पूरा राइट्स आपको डैम पर वो तमिलनाडु का होगा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन जो डैम का जो वाटर था वो ईस्टवर्ड डाइवर्ट होता था वेस्ट फ्लोइंग परिवार रिवर को, तमिलनाडु एरिया में जो वहाँ का एरिड रीजन था वहाँ पर ये डाइवर्ट होता था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद केरला गवर्नमेंट आपको मतलब एग्रीमेंट साइन किया जो ब्रिटिश राज त्रावणकोर के बीच में, बोला कि ये जो आपको एग्रीमेंट था, जो अर्लियर जो एग्रीमेंट आपको जो वहाँ का जो रूलर था प्रिंसली स्टेट त्रावणकोर का जो प्रेजेंट डे में आपको केरला है, तो वहाँ पर जो ये डैम बना आपको जो एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश के समय, ये ब्रिटिश और त्रावणकोर राजा के बीच वो इनवैलिड है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद वो आपको तो वहाँ प्रिंसली स्टेट अब वो रहा ना, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गया। तो आपको जो ये डैम का इसका मतलब वाटर किस रीजन को जाना चाहिए, इस डैम का वाटर का क्या यूजेस होना चाहिए, वो उसको डिसाइड करने उन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो एग्रीमेंट को क्या किया गया, रिन्यू किया गया 1970s में। तो तमिलनाडु को वहां पर राइट दिया गया कि राइट टू द लैंड एंड द वाटर फ्रॉम द डैम एज वेल एज द थ्रू टू डेवलप हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एट द साइट्स। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को वहां राइट दिया गया कि आप वहां पर वाटर उसका यूज कर सकते हैं, आप मतलब अपने मतलब एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, इरिगेशन के लिए, और अब वहां पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो भी उस साइट पर आप बना सकते हैं। और केरला अगर आप उस वाटर को यूज कर रहे हैं तो आप उसके रिटर्न में केरला को क्या दीजिएगा, रेंट दीजिएगा। उसके रिटर्न में केरला को आप पैसा दीजिएगा, जो पैसा मतलब एग्रीमेंट में जो रेंट बनता है वो रेंट आपको दीजिएगा। लेकिन इससे ही बोला जाता है कि अभी भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन ये इशू अभी मतलब आपको फिर से मतलब वहाँ क्या बोलते सुप्रीम कोर्ट में गया, उसे मतलब केरला ने कहा वो वाटर बॉम्ब ये मतलब बहुत पुराना बना हुआ है, कभी भी डैमेज हो सकता है, इसे मतलब फिर से गवर्नमेंट अच्छे से कंस्ट्रक्ट करे, ये इसे वाटर बॉम्ब किया, ये कभी फट सकता है आपको। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये केरला में है तो नुकसान पूरा केरला स्टेट को होगा। तो बोला जाए तो मुल्ला पेरियार, तो पेरियार रिवर हम लोग देख लिया, केरला बना हुआ है। ये आपको तमिलनाडु जो पूरा ऑपरेशंस, पूरा जो इसका देखभाल बोल सकता है या पूरी तरह जो वाटर का यूजेस करता है वो कौन सा स्टेट करता है, वो तमिलनाडु करता है। ये 130 साल ईयर ओल्ड डैम है, इसलिए मतलब बोला गया कि इसका डिमांड है कि इसको न्यू वन मतलब नया तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत पुराना डैम है। कभी भी मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेमर्स आ रहा है या अर्थक्वेक आ रहा है, उसके कारण क्या हो सकता है, ये कभी भी आपको फट सकता है, इसलिए वाटर बॉम्ब की तरह इसको बोला जा रहा है। तो ये आपको न्यू डैम बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, शेयर ट्रीटी बने वाटर का, कितना मतलब वाटर आपको केरला यूज़ करेगा, कितना वाटर आपको तमिलनाडु यूज़ करेगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यही हमको ध्यान रखना कि कहाँ ये प्रेजेंट है और क्या इससे रिलेटेड आपको इशूज़ अभी चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर जो नेक्स्ट आपको जो न्यूज़ था वो, अगर नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ था आपको
वो था प्रियम्बल रिमूव फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कांग्रेस ने अपोज किया कि मतलब जो करंट गवर्नमेंट वो क्या करे, प्रियम्बल आपको रिमूव करिए क्लास 6th क्लास 5 5th 7th बुक से। लेकिन जो मतलब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रधान, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई मतलब ये गलत चार्ज है, हम लोगों ने कुछ रिमूव नहीं किया। भले उसके जगह हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रियम्बल, इस सबको हमने और अच्छे से वहाँ डिस्कस किया और अच्छे से हम लोगों ने वहाँ दिया कि क्या क्या स्टूडेंट्स का ड्यूटी होना चाहिए, क्या क्या देश के लिए उनका क्या ड्यूटीज़ होना चाहिए। तो इस पर हम लोग देखेंगे प्रियम्बल क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो प्रियम्बल था, वो जो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल जानते हैं, वो 1950 में आपको मतलब 1949 में अडॉप्ट किया गया था। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें क्या जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्रियम्बल आपको 1949 में अडॉप्ट किया गया था। 26 डे ऑफ नवंबर 26 नवंबर 1949, ये डेट आपको पूछा भी जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल आपको जानते हैं कि ये एक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोला जाता है कि जो आइडियाज़ है वो बड़ो किया गया। लेकिन ये सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब आपको अडॉप्ट किया था, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का एक बोल सकते हैं एक मतलब पूरा थीम है जो प्रियम्बल जिससे बना हुआ है। तो पूरा मतलब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बना था उसमें भी ये फ्रीडम की बात कही गई थी, उसमें भी लिबर्टी की बात कही गई थी। तो उसी ये पूरा एक रिफ्लेक्शन है आपको प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो ये पूरा आपको समराइज करता है। जितना भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम्स ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो लिबर्टी हो, फ्रीडम हो या किसी तरह का मतलब आपको फ्रेटर्निटी हो, तो वो पूरा जो एम्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरा मतलब एक पेपर में एक मतलब पेज में उसे समराइज करता है, वो एक प्रियम्बल है। ये बोरोड फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएसए से लिया गया, ये ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बेस्ड है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मूव किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये इन्फोर्सिएबल नहीं, ये याद रखना कि प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर गवर्नमेंट किसी तरह से अगर वायलेट कर रही है मतलब प्रियम्बल में जो आपको दिया गया है जो चाहे लिबर्टी या इक्वलिटी, तो वो आप उसे डायरेक्ट इन्फोर्स नहीं कर सकते। वो अलग आपको फंडामेंटल राइट्स के तहत आप उसे मतलब कोर्ट में जाके मतलब बोल सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ। लेकिन आप डायरेक्ट प्रियम्बल आपका अगर वायलेट हो रहा था आप जाके उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप केस नहीं कर सकते, उसे फाइल नहीं कर सकते। तो वो नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। प्रियम्बल जो अमेंड किया गया था सबसे पहली बार जो अमेंड किया 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 3 जो नया वर्ड्स है वो ऐड किया गया था। कौन कौन सा वर्ड्स है? वो सोशलिस्ट है, सेकुलर है एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स इसमें ऐड किया गया था। फिर अगर देखें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो प्रियम्बल में हुआ था वो सॉवरेन, सोशलिस्ट, आपको सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों ने पढ़ा और डिस्कशन करें तो ये 2-2 घंटा का डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से पूरा एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन खुल जाता है। पूरा सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट राइट क्या है, सेकुलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल मतलब वो यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ो किया गया। 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 जो नया वर्ड्स है उसे ऐड किया गया था। उसके बाद इसमें मतलब ये सोशल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने डिफाइन किया था। सोशल डेमोक्रेसी क्या है? ए वे ऑफ लाइफ है जो आपको लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज करता है। ये जो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी क्या हो? ये 3 जो हो गया, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सोशल जस्टिस को आपको इंश्योर करता है। ये मतलब बोलता है कि ये अगर 3 चीज़ आपको मिल रहा है तो इससे इसका मतलब हो गया कि आप सोशल जस्टिस आपको मिल रहा है। इट इन्वॉल्व्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जैसे कि आपको किसी तरह का प्रिविलेज नहीं मिलेगा वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ हिस्टोरिकली मार्जिनाइज सेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि इक्वालिटी आप मतलब पूरा सोसाइटी में एक इक्वालिटी बनाया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और जो मार्जिनाइज सेक्शन है जो हिस्टोरिकली जिस पर बहुत तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया गया, तो उसे मतलब एक इंप्रूवमेंट, एक कंडीशन उनका इंप्रूव किया जाएगा। ये एक तरह से इसे सोशल डेमोक्रेसी बोला जाता है। फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का हो गया कि जितना भी सिटीजन्स उसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिल गया, जैसे वोटिंग का राइट्स मिल गया, पॉलिटिकल ऑफिसेज में जो इक्वल राइट्स मिल गया आपको, फिर इक्वल वॉइसेज इन द गवर्नमेंट्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो ये आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगा। जो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो इक्वल वोटिंग राइट्स आपको मिलता है, वो क्या एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सोशल डेमोक्रेसी क्या हो गया? राइट टू इक्वलिटी जैसे होगा आर्टिकल 14, वो डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता किसी बेसिस पर, चाहे वो कास्ट हो, चाहे रेस हो या सेक्स हो या किसी प्लेस ऑफ बर्थ हो। फिर एफर्मेटिव एक्शन क्या हो गया कि रिजर्वेशन हो गया, जैसे आर्टिकल 15 और 16 ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज इन एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दिया है कि
जो आपको बैकवर्ड कम्युनिटीज है, चाहे वो SC ST है, उसमें भी क्या होगा, एक आपको जो ये अफर्मेटिव एक्शंस के जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी होता है उसके कारण क्या होगा कि आपको जो क्रीमी लेयर, वो क्रीमी लेयर को वो रिजर्वेशन नहीं मिला जाएगा जो SC ST कम्युनिटी में नॉन क्रीमी लेयर है। तो उसमें भी एक कैटेगराइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी लाया है कि उसमें भी आपको स्टेट जितने भी लॉ बना रही है, चाहे वो SC ST के लिए हो या सेंटर किस तरह का लॉ बना रही है SC ST के लिए, तो उसमें आपको एक कैटेगराइजेशन देना पड़ेगा, जिसके तहत क्या होगा कि जो क्रीमी लेयर में उसे वो मतलब जो रिजर्वेशन वो नहीं मिल पाए, जो रिजर्वेशन का जो मेन हकदार है, जो मेन जिसे सब्सटेंटिव इक्वलिटी बोला जाता है, जो मतलब भाई पीछे जो सोशियो इकोनॉमिकली, जो इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, उन्हें मतलब इंप्लॉयमेंट भी मिला जाए, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन मिला, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिले। तो ये एफर्मेटिव एक्शन है। फिर अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 17 आपको अनटचेबिलिटी एबॉलिश करता है, ये भी सोशल डेमोक्रेसी हो गया। फिर एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 जो है एक्सप्लॉयटेशन आपको बचाता है, जैसे बॉन्डेड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये सब क्या हो गया, आपको सोशल डेमोक्रेसी हो गया। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल देखे आर्टिकल 38 हो गया, जो वेलफेयर आपको सोशल ऑर्डर जस्टिस जो दिलवाता है। 19 हो गया मटेरियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। फिर 39A हो गया इक्वल जस्टिस आपको मिलना। तो वो सब क्या है कि सोशल डेमोक्रेसी है। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, बेसिस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडिया, द राइट टू फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू फॉर्म एसोसिएशन, प्रोटेक्शन टू पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। तो ये क्या है, एक तरह से आपको बोलते हैं पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी उसका एग्जांपल। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंड्स राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पूछा भी गया था, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपको प्रीलिम्स में पूछा गया था, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था। फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का आपको रिस्पॉन्सिबल हो। फिर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपने चुन रहे हैं। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आपको होना चाहिए। इलेक्शन कमीशंस आर्टिकल 324 में यह दिया गया है इलेक्शन कमीशंस के बारे में। तो ये सब आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू प्रोवाइड, कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो प्रोवाइड करता है, इंश्योर क्या करता है कि आपको सोशल डेमोक्रेसी भी मिले और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी मिले। ये आपको प्रियम्बल में दिखने को मिलेगा, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, जो इंश्योरिंग इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी अमंग ऑल की बात करता है। तो ये मतलब जो मेन आपको जो प्रियम्बल के बारे में था वो हम लोगों ने जो ब्रीफ में डिस्कस कर लिया पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये आपका सेकेंड न्यूज़ था। आप जो थर्ड देखे आप, तो यहाँ पर बताया गया जो एक्स ISC मतलब जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको मतलब जो यहाँ के साइंटिस्ट थे, उनको उनका जो हेड पद्मनाभन नाम है, पद्मनाभन, उनको जो चंद्रयान 3 टीम में भी उन्होंने काम किया था, उनको फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला। तो ये फर्स्ट राष्ट्रीय, इनका जो उम्र है अभी 86 साल है, तो उनको फर्स्ट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या होता है ये हम लोग आगे इसमें देखते हैं। तो अगर राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो ये आपको क्या है, नेशनल अवार्ड है। ये जो साइंस का जो क्या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। पहले क्या होता था कि जो स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता था, और बहुत सारे शांति स्वरूप भटनागर या साइंस अवार्ड मिलता था आपको इंडिया में। अगर आप मतलब किसी तरह का साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा फील्ड में कुछ काम किए हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में क्या किसी तरह का टेक्निकल इनोवेशन में, तो उस फील्ड में आप क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय गवर्नमेंट ने क्या किया, नाम चेंज कर एक नया पुरस्कार बनाया जिसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो ये आपको साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन फील्ड में मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, इंस्पायरिंग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कंट्रीब्यूशंस ऑफ रिसर्चर्स, टेक्नोलॉजिस्ट एंड इनोवेटर्स, इनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड ये चार टाइप में बांटा गया, 4 कैटेगरी में। सबसे पहला जो अवार्ड होता है ये विज्ञान रत्न अवार्ड होता है। विज्ञान रत्न में क्या हो गया कि ये आपको मैक्सिमम 3 अवार्ड दिया जाता है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, जैसे आप रिटायर कर गए, लाइफ टाइम आपने कंट्रीब्यूट किया है साइंस में या किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, तो उसमें आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। फिर एक सेकंड अवार्ड विज्ञान श्री, ये मैक्सिमम 25 अवार्ड होता है इसमें। मतलब ये आपको जो डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ साइंस, इसमें भी अगर आप कुछ अलग कंट्रीब्यूट करते हैं साइंस और फील्ड टेक्नोलॉजी में, आपको विज्ञान श्री मतलब पुरस्कार दिया जाता है। अगर विज्ञान युवा की बात करें तो विज्ञान युवा आपको मैक्सिमम इसमें 25 अवार्ड्स होता है। ये भी आपको इनकरेज यंग साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने आपको कंट्रीब्यूट किया है साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ये बोला जाता है कि मैक्सिमम आपका उम्र 45 होना चाहिए, 18 to 45 होना चाहिए उम्र। ये 45 से अभव आपका उम्र नहीं होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर ये पुरस्कार मिलेगा, ये विज्ञान युवा। फिर अगर देखें विज्ञान टीम, तो टीम से ही यहाँ पर मतलब आपको सिग्निफाई होता है कि मतलब जो इसमें जो अवार्ड मिलता है वो टीम को मिलता है। जो टीम जो मिलकर एक कंट्रीब्यूट की है किसी तरह का मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में, तो वो पूरे टीम को ये अवार्ड मिलता है। तो ये विज्ञान टीम अवार्ड हो गया।
और ये विज्ञान टीम जो अवार्ड मिलता है, इट शैल बी गिवन फॉलोइंग 13 डोमेन्स, ये 13 डोमेन्स में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर्स। तो ये आपको ध्यान रखना कि 13 डोमेन्स में मेनली जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उसमें ये अवार्ड मिला जाता है। तो यहाँ अगर हम न्यूज़ में देखें तो इसमें बोला कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो न्यू सेट ऑफ नेशनल साइंस अवार्ड्स है, ये फाइनलाइज किया था लास्ट ईयर। विज्ञान रत्न फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया था, विज्ञान श्री फॉर साइंटिस्ट ऑफ ऑल एजेस दिया था, श्री में सबको दिया जाता, लेकिन ये विज्ञान युवा में सिर्फ अंदर जो 45 एज तक है उनको ही सिर्फ दिया, ये आपको ध्यान रखना। विज्ञान टीम फॉर कोलैबोरेशन रिसर्च वर्क, विज्ञान टीम का जो अवार्ड होता है ये रिसर्च वर्क जो कोलैबोरेटिव टीम होता है उनको दिया जाता है। तो ये आपको पहले जो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड था वो अब नहीं दिया जाता है, तो विज्ञान युवा जो है रिप्लेस कर दिया वो भटनागर प्राइज को। तो ये पद्मानाभन जो 86 साल के, उनको ये सेलिब्रेट, उनको ये अवार्ड दिया है क्योंकि उन्होंने ये काम किया आपको बायोकेमिस्ट में, तो वो आपको बायोकेमिस्ट के नाम से जाना जाता है। वो उन्होंने बायोकेमिस्ट में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने किस पर काम किया था, को मलेरिया पैरासाइट पर उन्होंने काम किया था, इसलिए उनको यह विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप उनको दिया जा रहा है। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। तो ये आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना, ये विज्ञान पुरस्कार के बारे में था। जो हमारा नेक्स्ट है वो आपको जो एससी ने आपको ईडी को मतलब बोला है कि आप लोग जो ये मतलब कन्विक्शन जो रेट है वो आपका जो केसेस है देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेशियोज है। 40 मतलब कि 40 केसेज आउट ऑफ 5000, मतलब समझ रहे 5000 केस में आपको 40 केस मतलब आपका कन्विक्शन रेट है। तो ये कितना ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली यहाँ बात है। तो बोला कि आप प्रोसिक्यूशन के क्वालिटी को फॉलो कीजिए, एविडेंस का क्वालिटी कलेक्ट कीजिए, एविडेंस का क्वालिटी होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन का क्वालिटी होना चाहिए, तभी जाके आप मतलब जो कन्विक्शन रेट है वो ज़्यादा होगा। तो इससे मतलब क्या हो रहा है कि पब्लिक को परेशानी हो रहा है, आप किसी को मतलब अरेस्ट कर दे रहे हैं, किसी को आप जेल में डाल दे रहे हैं। तो ये मतलब ईडी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये समझाया, उनको मतलब बोला कि आप कन्विक्शन रेट प्रोसिक्यूशन पर ध्यान दें, जो क्वालिटी होता है एविडेंस का जो क्वालिटी है उस पर ध्यान देने के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो एक्ट के बारे में अगर हम पढ़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क का कोड है जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपको इंडिया जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे बचाता है, कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो पीएमएलए का रूल्स और नोटिफाइड है ये आपको जुलाई 1 2005 के बाद ये इफेक्ट में आया। तो ये इनेक्टेड इंडिया पार्लियामेंट्स के द्वारा ये इनेक्ट किया गया था। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 253 के अंदर, विच इम्पावर्स इट टू द मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। तो आर्टिकल 250 के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट को ये इम्पावर किया गया कि मतलब आप लॉ बना सकते हैं जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को भी क्या करे, वो फॉलो करे। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करता है, कॉम्बैट करता है, खत्म करता है। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिवेंट, कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। ये प्रिवेंट करता है कॉन्फिस्केट, मतलब पूरा जितना भी प्रॉपर्टी होता है अगर वो लॉन्ड्रिंग मनी से अगर खरीदा गया, किसी करप्शन वाला मनी से खरीदा गया तो उसे आप मतलब सीज कर सकते हो, प्रॉपर्टी को पूरी तरह से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। टू डील विथ एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग से अगर कोई और इशू कनेक्टेड है, जैसे कि आप क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग से तहत कोई क्राइम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से कोई रिलेटेड क्राइम है, तो उसमें भी आप इसे अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर आता है। तो यहाँ पर डायरेक्टर जो बोल रहे हैं, इंडियन डायरेक्टर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, उसके पास ये पावर दिया है एक्सक्लूसिव कि मतलब कि जो सेक्शंस लगा के मतलब इस एक्ट के तहत किसी को अरेस्ट कर सकता है, किसी को आपको मतलब पूछताछ कर सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका जो मतलब जो एविडेंस है वो एविडेंस आपका क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, कि मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी को अरेस्ट कर लें। The act was amended by the Prevention of Money Laundering Amendment Act 2009 and by the Prevention of Money Laundering Amendment 2000। फिर एक्ट को ये अमेंड किया गया था 2009-2012 में। तो इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना। तो ये आप स्लाइड से आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट एक आर्टिकल है वो एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो विवेक दोबराय है, ये कौन है, जो ये चेयरमैन है, आपको ये डायरेक्टर इज चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम। तो इन्होंने जो लिखा है विच क्राफ्ट के बारे में और विच हंटिंग के बारे में, तो इन्होंने बताया कि जो ये क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, मेनली ये वुमेन पर ही होता है, ये क्राइम मेनली अगेंस्ट वुमेन पे ही होता है। तो ये लेवलिंग ऑफ वुमेन को लेवल किया था। अगर कोई वुमेन मेंटल हेल्थ इशू से अगर ग्रसित है, कोई मेंटल हेल्थ इशू से अगर गुजर रही है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है कि विचेस, मतलब उनको एक तरह से आप विचेस आप बोल सकते हैं, हिंदी में डाइन। जैसे आपने कितना मूवी भी देखा होगा, उसमें आप देखा होगा कि डाइन के रूप में किसी भी लेडीज़ को, किसी भी महिला को आप डायन बना देते हैं। अगर वो चाहे वो विधवा है या किसी तरह से उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसे एक डायन के रूप में मतलब बताया जाता है। तो विच इज़ लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉइंट टू फेलियर ऑफ द सोसाइटी। तो ये बताया कि ये जो अभी भी इंडिया में और किसी मतलब सोसाइटी में हो रहा है, तो उसका कारण वो फेलियर ऑफ द सोसाइटी है आपको।
तो इन्होंने यहाँ पर बोला है विच क्राफ्ट क्या होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये दिया गया विच क्राफ्ट के बारे में। तो प्रेजेंट स्टेटस जो इंडिया में विच क्राफ्ट का क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एनसीआरबी का जो रिपोर्ट 2021 का आया था, तो बोला था जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना स्टेट है, यहाँ पर अगर बोले तो 68 का जो रजिस्टर्ड केस में 49 केस आपको इस स्टेट में है विच क्राफ्ट कंट्री। बहुत सारे केस तो रिकॉर्डेड भी नहीं होते हैं, अनरिकॉर्डेड चले जाते हैं। इन इंडिया नो यूनियन लॉ, कोई भी यूनियन लॉ आपको क्रिमिनलाइज नहीं करता है ये विच क्राफ्ट बिलीफ को, लेकिन सेवरल स्टेट्स मतलब बहुत सारे स्टेट्स अपना अपना लॉ बनाए। जैसे अगर विच क्राफ्ट क्या होता है, विच हंटिंग क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो। तो विच क्राफ्ट क्या होता है, विच क्राफ्ट जो प्रैक्टिस होता है मैजिक स्किल्स, अगर आप देखते होंगे मूवी में भी तो क्या होता है विच क्राफ्ट, इसे आप न्यूज़ में भी देखते होंगे या अपने गांव घर में भी देखते होंगे कि एक विच क्राफ्ट एक मतलब कोई तांत्रिक होता है, वो क्या करता है आपको मतलब जो कोई मैजिक ब्लैक मैजिक्स करके किसी को दुख पहुंचाना है, किसी को परेशान करना है, तो बोला जाता है कि किसी पर्सन्स का बॉडी और माइंड और प्रॉपर्टी पर इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर किसी को आप नुकसान पहुंचाना तो आप जाते हैं उस तांत्रिक के पास, को बोलते हैं कि हमको उस पर मतलब कुछ इस तरह का जादू करना, ब्लैक मैजिक करना, तो वो एक विच क्राफ्ट हो गया। फीमेल्स जो प्रैक्टिस करती है विच क्राफ्ट, वो उसे हरदम एक मतलब एक तरह से आपको विचेज बोला जाता है, मतलब एक डायन की तरह माना जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब ये इलिटरेसी एक सोसाइटी का एक एविडेंस बोला गया, मतलब समझिए एक सोसाइटी बहुत इलिटरेट है, वो अभी भी ब्लैक मैजिक पर बिलीव करती है। अभी भी वो सोसाइटी आपको अगर बोले तो वो अभी भी सोसाइटी आपको प्रीजुडिस जो बिलीव होता है, सुपरस्टिशन जो बिलीव होता है, उस पर वो आपको मतलब अभी भी सोसाइटी अच्छे से लिटरेट नहीं है। उसी तरह विच हंटिंग हो गया। विच हंटिंग में क्या हो गया कि मतलब आप जैसे किसी भी अगर महिला को आप विच बता के मतलब डायन बता के उस महिला को आप मार दिए, किसी तरह को उसे ये प्रताड़ित कर रहे हैं या किसी तरह से उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो जो टॉर्चर कर रहे हैं रूथलेसली, तो उसे विच बोला जाता है, विच हंटिंग बोला जाता है। तो ये आपको सुपरस्टिशन बिलीफ में बिलीव करने वाले लोग जो हैं ये आपको विच हंटिंग करते हैं। इवन टुडे अभी भी ये कंटिन्यूड है और बहुत सारे वर्ल्ड में एक कस्टम्स बन चुका है विच क्राफ्ट, आपको विच हंटिंग। तो अगर और देखिए आपको जो स्टेट्स में जो जो लॉ बना, तो बिहार में देखते जो पहला स्टेट था जो लॉ आपको मतलब इंट्रोड्यूस किया था विच क्राफ्ट पर, तो ये मंत्रा चैंट्स और जितना भी था इस पर मतलब वो लॉ लगाते हैं, उसको मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डेथ, ट्रांसपेरेंट रेप, इस सब पर क्या हो आपको विच हंटिंग। छत्तीसगढ़ में भी लॉ बना, उड़ीसा में भी ये लॉ पास किया गया, असम में बहुत सारे स्टेट में लॉ पास किया गया। तो विच हंटिंग हम लोग देख लिया कि ब्रांडिंग ऑफ विक्टिम्स स्पेशली वुमेन, मेनली वुमेन इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होती है, उसे विचेस करार दिया जाता है, जो डायन का रूप उसे बोला जाता है। ये सुपर नेचुरल पावर्स बोला जाता है उसके पास है और मतलब वो किसी को हार्म कर सकती है, कारण उसका क्या हंट किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो विक्टिम इज सब्जेक्टेड टू न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ टॉर्चर, बीटिंग, बर्न्स, पैरेडेड नेकेड थ्रू विलेजेस, फोर्स्ड टू ईट ह्यूमन एक्सक्रीमेंट एंड समटाइम्स इवन रेप्ड। तो इस तरह का मतलब उनके साथ जो बिहेवियर है, जो उनके साथ जो मतलब बोल सकते हैं समाज इस तरह का घटना उनके साथ होता है। इन सम केसेस देयर हेयर इज कट ऑफ एंड द विक्टिम एंड देयर चिल्ड्रन सोशली एक्सक्लूडेड। कभी कभी क्या होता है उनका जो बाल है पूरी तरह बाल छील दिया जाता है, बाल पूरी तरह काट दिया जाता है और उसके जो जितने भी मेंबर्स है फैमिली को उसको मतलब समाज से निकाल दिया जाता है, बाइकआउट किया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये आपको रीजंस क्या है इसको, तो रीजंस हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया था। अगर रीजंस की बात करें तो यहाँ देखते सुपरस्टिशियस बिलीफ है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, पैट्रियार्कल नॉर्म्स है। ये क्या कहता है वुमेन को आपको एक्यूज करता है कि वो विच क्राफ्ट है। फिर विच हंटिंग जो वुमेन का वो शो करता है कि वुमेन बहुत डिप्राइव्ड है, उसके पास लैंड और प्रॉपर्टी है, तो रिवेंज लेने के लिए और जो सेक्सुअल एडवांसेस लेने के लिए और पनिश करने के लिए वुमेन को ये सब आपको लगाया जाता है आरोप कि वो मतलब एक डायन का रूप है या विच हंट है। तो फिर विच क्राफ्ट का काम करती है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन के कारण हेल्थ सर्विस नहीं सही से मिल रहा, तो ये क्या होता है आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मतलब कि समाज में है, तो ये बोला सकता है इस पर प्यूनिटिव डायमेंशंस लेना चाहिए। फिर प्रिपेटर्स और ऑफन मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, बहुत जगह क्या होता है कि जो प्रिपेटर्स होता है, परपिटेटर्स मीन्स क्या हो गया, जो मेनली जो इस चीज़ में लगा होता है, जो मतलब ये मतलब कि प्रताड़ित करता है, जो विच हंटिंग के नाम से या विच क्राफ्ट के नाम से जो प्रताड़ित करता है उस मतलब महिला को, वो मेनली आपको फैमिली का मेंबर होता है, नेबरहुड या कोसी कम्युनिटी का मेंबर होता है। किसी को बहुत समय क्या होती है वुमेन खुद अपने आप को चैलेंज नहीं करती, जो पैट्रियार्कल नॉर्म ऑफ सोसाइटी और सुपरस्टिशन बिलीफ होता है उसको खुद चैलेंज नहीं करती। उसके पीछे रीजन है कि उसे इस तरह से एजुकेट नहीं किया गया, उसे लगता है कि नहीं जो लोग समाज करे सही है, मतलब मुझे पर ही कोई तरह का भूत सवार हो गया है या किसी तरह का जो आत्मा प्रेत की जो हम लोग बात करते हैं समाज में उस तरह का वो हो गया। तो ये आपको मेनली जो एक्सप्लॉइटेड वुमेन होते हैं, आप कभी नहीं देखेंगे जो विच क्राफ्ट और विच हंटिंग जो डायन का रूप होता है किसी तरह से उस वुमेन को के साथ हो रहा है, जो वुमेन आपको अच्छे पोजीशन पर, जो वुमेन मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट है, जो वुमेन पावरफुल पोजीशन पर है, उसके साथ नहीं हो रहा। लेकिन जो वुमेन आपको
बहुत ज़्यादा दब के रह रही है, या किसी तरह को उसको उस तरह का वो नॉलेज नहीं मिल पाया, या फैमिली उस पर प्रेशर प्रेशर बना रही है, या किसी तरह का बोल सकते हैं कोई इलिटरेट है, मतलब उसे नॉलेज नहीं कि दुनियादारी क्या होता है, समाज क्या है, किसी तरह का पढ़ाई नहीं की है, उसे फिर डराया धमकाया जाता है। उसे कंट्रोल में रखने के लिए उसे मतलब विच हंट या विच क्राफ्ट का नाम दिया जाता है, मतलब उसे डैन का नाम दिया जाता है, किसी तरह का भूत प्रेत आत्मा का नाम दिया जाता है। तो ये भी समाज में आपको चल रहा है। तो मेनली आदिवासीज एंड नॉन आदिवासीज पैट्रियार्कल वायलेंस, ये भी आपको कम्युनिटी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये मेनली आपको विचक्राफ्ट से, मेनली ये आपको मैंने इसलिए यहाँ पर चर्चा किया है कि अवेयरनेस, एक सोशल अवेयरनेस के रूप में अगर आप इसे मतलब अगर मेंस में ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जो मतलब सोशल इविल्स क्या है, सोशल आप लोगों ने सोशल जो इशूज़ है उसमें पढ़ा होगा, इस वुमेन जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन में, तो उसमें ये भी आप पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको टाइगर जो अभी रिजर्व जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो टाइगर रिजर्व को जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ये छत्तीसगढ़ में, इसे बोला जाता है ये स्टेट का 4th मतलब टाइगर रिजर्व है, लेकिन ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। तो ये छत्तीसगढ़ आपको टाइगर रिजर्व अभी मतलब अनाउंस किया है। तो ये छत्तीसगढ़ अगर अनाउंस किया तो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला टाइगर रिजर्व। तो ये आपको नेशनल पार्क पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन ये अभी एक टाइगर रिजर्व बनने वाला गुरु घासीदास तमोड़। इसमें इतना ही आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला जाता है कि अगर टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देगा, विलेजेस को बफर जोन टूरिस्ट को ऑपरेट करेगा, रिजॉर्ट मैनेजर्स हो गया, फिर नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी ये आपको एक्स्ट्रा बजट प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आपको तो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क था, गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला, ये दोनों को जोड़ के आपको, क्योंकि ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क था, तमोड़ पिंगला आपको सेंचुरी था, ये दोनों को जोड़कर आपको एक टाइगर रिजर्व आप अनाउंस हुआ है, जो टाइगर रिजर्व आपको नया बना है। ये आपको 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अगर सबसे पहले जो सबसे आपको लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है कंट्री का। फिर अगर उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व वो मानस टाइगर रिजर्व है असम में। तो ये आप देख सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट मानस, 3rd कौन सा है, गुरु घासीदास तमोड़ पिंगला। तो ये आपको 3 याद रखना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो ये बीमस्टेक के बारे में दिया गया। तो बीमस्टेक क्या होता है, इसका हम लोगों ने यहाँ फुल फॉर्म देखा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बीमस्टेक क्या इकोनॉमिक ब्लॉक है जो आपको जून 1997 में बना हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था कौन डिक्लेरेशन के कारण हुआ था, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के कारण हुआ था। तो बीमस्टेक वो इनिशियली जो फॉर्म हुआ था 4 मेंबर स्टेट था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। क्योंकि ये जो नाम देखते हैं इसे बांग्लादेश था, इसे आपको इंडिया था, आपको ये बांग्लादेश हो गया, इंडिया से हो गया, ये म्यांमार हो गया, आपको ये आपको क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। लेकिन फिर ये जो 30 है आपको थाईलैंड हो गया। फिर लास्ट में जाकर नेपाल आपको मेंबर जुड़ा 98 में, फुल बिकेम टाइम मेंबर, आपको भूटान आपको 2004 में मेंबर बना। तो लास्ट में ये 2 मेंबर बनता है। इसका कितने मेंबर है, 7 मेंबर है। पहले आपको 5 मेंबर थे। कौन कौन मेंबर है आपको, तो मेंबर अगर हम देख लो तो कौन कौन सा मेंबर है, इसे याद रखना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ये नाम से याद हो जाएगा बीम स्टेक। तो ये तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और नेपाल से आपको एन से नेपाल, अभी से भूटान। तो ये अपना ध्यान रखना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट की याद रखेंगे, ढाका और बांग्लादेश में। इसका ढाका कहाँ, बांग्लादेश में, जहाँ अभी जो वहाँ की जो पीएम शेख हसीना ने अभी वहाँ रिजाइन किया, ढाका बांग्लादेश। तो एम क्या है, इसका एम याद रखेंगे, इट एम्स टू काउंटर द ऑनस्लॉट ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन को जो रीजनल ग्रोथ होना चाहिए उसको मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन के कारण आगे बढ़ाना, रीजनल रिसोर्सेज को मतलब यूटिलाइज करना, जोग्राफिकल जो एडवांटेज है उसको एडवांटेज को उठाना, और मतलब काउंटर टेररिज्म, बहुत सारे जितना भी मतलब मेनली जो एम्स में यही सब होता है कि मतलब काउंटर टेररिज्म को ख़त्म करना, या मतलब रीजनल कोऑपरेशन करना, रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना, म्यूचुअल कोऑपरेशन करना, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना, ये आपका एम है। तो नेक्स्ट टॉपिक था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। तो पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, तो ये हम लोग देख लेते हैं, ये एक नया टर्म है। तो आप लोगों ने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड पढ़ाओ, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने तरह के क्लाउड्स होते हैं। तो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स, एस्टेरस क्लाउड्स और अल्टो साइरस क्लाउड, तो इस तरह के क्लाउड्स आपने पढ़े होंगे। तो ये पायरो क्यूमुलस जो क्लाउड्स होता है, ये क्लाउड्स कौन सा होता है, पायरो क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स। ये आपको बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में, क्योंकि जो आप देखेंगे कि जो आपको फॉरेस्ट फायर का जो न्यूज़ है, चाहे वो कनाडा में हो या यूएस में हो, तो वहाँ सब बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर का आपको केसेस बढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट फायर और क्लाइमेट चेंज के कारण, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। वो क्लाउड किस तरह से हो रहा है, यहाँ आप देखें, जैसे आप यहाँ हम लोग जो ये फिगर लिया है, जो फिगर में बहुत मतलब प्रॉपर आपको यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से
ये आपको पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्म होता है। ये जो ये जो क्लाउड आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इस तरह का जो आप क्लाउड देख रहे हैं, बहुत बड़ा जो ये क्लाउड है, ये कौन सा है? पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। तो ये जो क्लाउड किस तरफ है? पहले फॉरेस्ट फायर यहाँ बर्न हुआ, तो फॉरेस्ट फायर बढ़ने के साथ जो हीट यहाँ पर कन्वेक्शन होता था, हीट आपको हुआ तो ये हवा क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर उठता गया, ऊपर उठते गया, जो यहाँ पर ऊपर उठ के जाके कूल हो गया, तो फिर ये कूल होकर आपको जो बहुत ज़्यादा जो बड़ा फॉर्म में क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बनने के बाद वो थंडर स्टॉर्म हुआ, तो जो लाइटनिंग का सिचुएशन वहाँ कर होता है। तो ये लाइटनिंग हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि दूर जंगल में भी जाकर कहीं और आग लग जाती है, तो ये आग को क्या करता है और एग्रावेट कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। ये पायरोक्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड, ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक माना जाता है। ये बारिश तो बहुत कम करवाता है, लेकिन आपको ये क्लाउड है, इसका मतलब ये बारिश नहीं करवा रहा, ये मेनली आपको आग को और ज़्यादा एग्रावेट करता था और ज़्यादा आपको बढ़ा देता। तो हम लोग अगर इसका डिफिनीशन देखें यहाँ पायरोनिम्बस का, ये किस तरह फॉर्म होता है, तो नॉट एवरी वाइल्ड लाइफ लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ, सभी वाइल्ड लाइफ इसको आपको फॉर्म नहीं होता है। ये मेनली वॉल्केनिक जो इरप्शंस होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली हॉट वाइल्ड फायर होता है, जो मतलब बहुत बड़ा जंगल में अगर आग लग गया तो वहाँ ये पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपको फॉर्म होता है। तो ये आपको मेनली ऑस्ट्रेलियन बुश जो 2019-20 में सबसे ज़्यादा फायर लगा था, वहाँ 800 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं कि 500-600 डिग्री सेल्सियस उस टेम्परेचर बढ़ जाना उस रीजन का, वहाँ पर आपको ये पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपको फॉर्म होता है। तो ये आपको इंटेंस हीट होता है, जो फायर वार्म्स होता है, वार्म्स होने के बाद सराउंडिंग एयर में ये क्या होता है, एयर आपको अपर मूव करता है। अपर मूव करने के बाद ये एयर तो बहुत हॉट होता है, बायोंट एयर होता है, तो ये वाटर वेपर को भी कैरी करता है, स्मोक को भी, एस को भी कैरी करता है। जिस तरह ये राइज करता है, एक्सपेंड करता है, फिर ये कूल डाउन होता है। तो ये जब कूल डाउन होता है तो वाटर वेपर इसमें कंडेंस कर देता है एस के फॉर्म में। तो ये ग्रो और ब्राउन क्लाउड, जिसका जो कलर ये ग्रे और ब्राउन क्लाउड होता है, क्योंकि एसेस को यह क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है। तो ये इस स्टेट में से हम पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। इसे फायर क्लाउड भी कहा जाता है क्योंकि ये आग से बना हुआ है। बट इफ देयर इज अ सफिशिएंट वाटर वेपर, अगर सफिशिएंट वाटर वेपर है, अपवर्ड मूवमेंट भी हो रहा है, हॉट एयर इंटेंसिफाई अगर कर गया, तो ये क्या हो सकता है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स और तेजी से फैलता है। तो ये आपको हाइट 50,000 फीट तक आपको जा सकता है। ये अपना एक सिस्टम बना सकता है, थंडर स्टॉर्म ला सकता है, ये आपको लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत ज़्यादा तो रेन नहीं करता है, लेकिन ये स्पार्क, नया वाइल्ड फायर बहुत किलोमीटर तक, हजार किलोमीटर तक ये वाइल्ड फायर को जनरेट कर सकता है और ज़्यादा आग को लगा सकता है। इसलिए ये मतलब बोला जाए कि बहुत ही खतरनाक है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। इसे मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट वो इसे प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकती। तो इसलिए पायरोक्यूमुलोनिम्बस का क्लाउड का यहाँ पर मतलब उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये बोला जा रहा है जो क्लाइमेट चेंज के कारण आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, ये मतलब फ्रीक्वेंसी इसका ज़्यादा बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ गया आपको। तो पायरो, इसका नाम क्या होता है, पायरो मीन्स होता है हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट, उसको पायरो बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने फिर से यहाँ जो फिगर लिया है, स्मोक प्लूम कूल्स, क्लाउड बन गया, तो थंडर स्टॉर्म हुआ, डाउन बस्ट हुआ, लाइटनिंग हुआ, तो और ज़्यादा पेड़ में फिर से आग लगने लग गया। यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर देखें यहाँ पर जो विनेश फोगाट, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो क्वालिफाई की थी नेशनल फाइनल ओलंपिक्स में, तो वेडनेसडे जो वे इन हुआ था उसमें फ्यू ग्राम्स ओवरवेट के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो वो क्यों डिस्क्वालीफाई, उसके पीछे का क्या कारण है वो अगर यहाँ देख लो, तो जो वेट कट होता है, बोला जाता है कि कोई भी अगर रेसलर है तो वेट कट क्या होता है, जैसे कि अगर आप रेसलिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे जो रेसलिंग का गेम होता है, चाहे वो मतलब जो कॉम्बैटिंग स्पोर्ट्स होता है जिसमें लड़ाई का एक तरह से स्पोर्ट्स, जैसे रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, तो वो सब क्या होता है उसमें आपको वेट बहुत बड़ा एक मायने रखता है। क्योंकि जो एथलीट्स होता है, जैसे कोई एथलीट्स 1 है, कोई एथलीट्स 2 है, तो ये दोनों का एथलीट्स का जो वेट होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए वो किसी भी टर्म में। तो क्या होगा कि प्रॉपर आपको वो मतलब वो फाइट हो रहा है, प्रॉपर मतलब जो इक्वलिटी होना चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको फाइट होने का वो पूरा इक्वल होना चाहिए। तो वो इसलिए वहाँ पर वेट आपको मेजर किया था। अगर वेट थोड़ा सा भी अगर 100 ग्राम 150 ग्राम भी बढ़ गया तो आप उस मतलब खेल से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए वेट को यहाँ बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए यहाँ पर कि कोई एथलीट्स ज़्यादा वहाँ पर आपको वजन ज़्यादा ना हो, कोई एथलीट्स का वजन कम ना हो, तो वो गेम आपको फेयर हो। तो ये जो वेट इन होता है इसके कारण बोला जाता है कि जो आपको जो मेजरमेंट किया जाता है खेल के दौरान, तो जैसे आपको खेल शाम में होता है, सुबह में मेजरमेंट किया था, सुबह में मेजरमेंट करने के बाद जो पहला दिन जो मेजर किया जाता है वो 30 मिनट तक का आपको विंडो दिया जाता है कि आपको वेट को कम कर ले। जो दूसरा दिन अब 15 मिनट का विंडो दिया जाता है। तो जो विनेश फोगाट का यहाँ का क्या दिक्कत हो गया था कि इनका 150 ग्राम वेट बढ़ गया था। फिर उन्होंने मतलब जो इनका
टीम के जो मतलब मेंबर तो कोच थे, उन्होंने क्या किया, इनका बाल भी काट दिए और मतलब बहुत सारे लिक्विड भी पिलाए, लेकिन फिर भी ये वेट आपको कम नहीं हो पा रहा था, तो इसी कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर गया। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब बोल सकते हैं कि जो गोल्ड मेडल का एक मतलब उम्मीद था वो मतलब बोल सकते हैं कि फिर बोला जा रहा है कि जैसे आज न्यूज़ में इन्होंने मतलब डिज़ाइन दे दिया, बोला कि आपसे मतलब किसी तरह का ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इन्होंने खुद मतलब डिज़ाइन दे दिया। तो ये था। तो बोला जाता है कि मतलब जो ये ओलंपिक्स एसोसिएशन, उन्होंने मतलब जो वेट कट्स को उनको बैन भी किया है, क्योंकि बोला जाता है कि बहुत सारे जो वेट कट्स जो डैमेज कर देते हैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो एथलीट्स का। जैसे बहुत एग्जांपल अगर देख लेते, एक फाइटर थी उड़िया हॉल, वो उन्हें मिनी सीजर, उनको माइनर हार्ट अटैक भी बहुत बड़ा आया वेट कट करने के लिए। एक तो मतलब कि जान भी गंवाई है। जैसे आप यहाँ चाइना का एक देखिए, यहाँ पर तो चाइनीज मिक्स्ड मार्शल आर्ट, इनका नाम याग जियान बिंग था। उन्होंने एक कंपटीशन के चलते में क्या किया कि मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को डिहाइड्रेट कर दी वेट कट करने के लिए। क्या होता है, वेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी करना है, एक्सरसाइज तो करना है साथ में, और वेट भी कट करना है, और ऊपर से आपको डिहाइड्रेट भी अपने आप को करना है, एक्सरसाइज भी करना है। तो उसके कारण क्या हो गया कि वहाँ पर उनका मौत हो गया या डिहाइड्रेशन के कारण। तो ये बहुत बड़ा है, इसलिए मतलब कि इसे बैन भी किया गया कि आप इस तरह से वेट कट नहीं कर सकते हैं। समझती है कि अनहेल्दी मतलब अनहेल्दी चीज़ है कि आप मतलब वेट कट करने के लिए इस तरह का मतलब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि अगर अपोनेंट अगर 5% का वेट ऊपर नीचे तो वो चल सकता है, लेकिन आप ये डिहाइड्रेशन करने के लिए या मतलब भूख रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को मतलब कि थका रहे हैं, इसके कारण वेट लॉस हो जाए, तो वो क्या है मतलब गलत है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको बेली ब्रिज। तो बेली ब्रिज क्या होता है आपको, तो अगर बेली ब्रिज की हम बात करें तो बेली ब्रिज क्या है आपको, अगर बेली ब्रिज की हम लोग यहाँ बात करें तो बेली ब्रिज, तो जो बेली ब्रिज होता है वो बेली ब्रिज क्या है, तो बेली ब्रिज इज अ टाइप ऑफ पोर्टेबल प्री फैब्रिकेटेड ट्रस ब्रिज। वो आपको डेवलप किया गया था 1940-1941 में ब्रिटिश के द्वारा। ये मिलिट्री यूज के लिए फर्स्ट डिस्कस किया जो सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो बोला था ब्रिटिश ने इसे बहुत एक्सटेंसिव यूज किया कनाडा और अमेरिकन वार में भी, और उसके कारण ब्रिटिश ने बोला भी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें ब्रिटिश ने जो जीत भी पाई आपको ये बेली ब्रिज के कारण नहीं पाया। तो ये बेली ब्रिज आपको मतलब कि क्या है और क्या मतलब क्यों न्यूज़ में है, तो जो अभी इंडियन जो वायनाड में जो आपको अभी जो आपको लैंडस्लाइड्स हुआ था, जो डिजास्टर्स हुआ था, उसमें पूरा ब्रिज क्या होता टूट गया था, सब मतलब एक तरह से बह गया था पानी में। तो ये इंडियन आर्मी ने क्या किया, जो मद्रास इंजीनियर जो इंडियन आर्मी का जो ग्रुप है वो क्या किया, असेंबल्ड किया आपको बेली ब्रिज जो चुड़ालामाला डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मुंडाकाई विलेज को कनेक्ट करने के लिए वो मतलब ब्रिज को भी, तो ये पोर्टेबल ब्रिज होता है। इसे आप मतलब पार्ट बाय पार्ट में जोड़ के इसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं बिना किसी सीमेंट के मदद से, या बिना मतलब किसी ज़्यादा मतलब मिस्त्री के मदद से, या बोल सकते हैं किसी तरह का लेबर के मदद से। तो ये मतलब फोर्सेज खुद एक तरह से क्या होता है, ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करके मतलब पार्ट बाय पार्ट स्टील ब्रिज होता है, पार्ट बाय पार्ट लगा के, ज़्यादा भारी भी नहीं होता, इसे कनेक्ट करके ऐसे मतलब आपको पूरा ब्रिज बनाया जाता है। तो ये एक 190 फुट का ब्रिज है। ये आपको मतलब फैसिलिटेट किया मूवमेंट को, जो हैवी मशीनरी एम्बुलेंसेज को। ये आपको कम से कम 24 टन का वेट्स को कैरी कर सकता है। जो परमानेंट ब्रिज जब तक बिल्ड करेगा तब तक ये आपको मतलब यूज में रहेगा। तो ये ब्रिज ये टाइप ऑफ मॉड्यूलर ब्रिज हुज पार्ट्स आर प्री बिल्ट सो दे कैन पुट टुगेदर क्विकली एज नीडेड। तो ये तुरंत आपको बिल्ट हो जाता है। सिविल इंजीनियर जो डोनाल्ड कोलोमेल ने यह ब्रिज आपको बनाया था, जो इन्वेंट किया था वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। तो इसे आप इजीली मूव कर सकते हैं, रिबिल्ड कर सकते हैं, रिप्लेस घंटा के अंदर में रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये आपको जो 1941 का जो वार ऑफिस था उसमें बनाया गया था, तो ये आपको वार में बहुत ज़्यादा मदद किया था, जो ब्रिटिश जो सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा था। तो इसके कारण यही ब्रिज का आपको याद रखना है। तो नो हैवी इंस्टॉलेशन चाहिए, इक्विपमेंट नीडेड है, आइडियल बिकॉज पार्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड स्मॉल ट्रक्स में। आप इसे ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी इसे लगा सकते हैं। तो 1970 वार में भी यूज किया था इंडिया में, पाकिस्तान के दौरान जो वार हुआ था 1970 वार मतलब विद पाकिस्तान। फिर डिजास्टर रिलीफ सिचुएशन में उत्तराखंड में जो डिजास्टर हुआ था, फ्लैश फ्लड हुआ 2021 में, उसमें भी इसको यूज़ किया गया था। तो ये बेली ब्रिज के बारे में था। इतना ही हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना। तो आज का न्यूज़ इतना ही है, जो 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।